नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट में आज हम एक वक्तव्य की बात करेंगे और हिट कौन हो गया, क्यों हो गया, ये भी आपके सामने लाएंगे। बात हिंदू मुस्लिम दंगे की है। दंगों से किसको फायदा होता है? कौन चाहता है दंगों को? बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन कहता है? किसकी बटने की बात होती है? हिंदू समाज को इकट्ठा होने की, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। किससे सेफ रहेंगे? सवाल ये है। कौन काटेगा? सवाल ये है। क्या दंगे होने दिए जाते हैं ताकि दंगों की फसल काटी जाए? क्या दंगे रोकने वाले अधिकारियों पे शामत आती है? क्या दंगे होने देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है? ऐसे कई सवाल हर दंगे के बाद उठते हैं और उसके उत्तर कभी नहीं मिलते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया, देख लीजिए आप। और वहाँ गणेश चतुर्थी का जो जुलूस निकल रहा था, उसमें जो मार्ग तय हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उससे हटकर जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उन्होंने मस्जिद के सामने से रूट ले गए और मस्जिद के सामने काफ़ी भद्दी भद्दी बातें कहते हुए, नारे लगाते हुए, और फिर अचानक कहा कि अगर पत्थर फेंक रहे हैं, गणेश जी को पत्थर लग गया, गणेश जी को पत्थर लग गया। और उसके बाद दुकानें जलाना और जो जो घटनाएं हुई वो यास्मीन शेरानी जी हमारी आपको डिटेल में बताएंगी, जो कि 6 बार से निर्वाचित म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्षद है लगातार, और अलग अलग क्षेत्रों से है, और जो वहाँ पर पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती आई हैं। यहाँ तक कि इसी काम में इनको गोली भी लग गई थी एक बार, जो गले में गोली लगी, उससे इन्होंने मुकाबला किया, और आज भी वो पूरी हिम्मत के साथ इन ताकतों से लड़ नहीं रही हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। और जब भी कोई ऐसा टेंशन होता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनसे कहता है कि यास्मीन जी आप हमको मदद करिए। वहाँ घटना होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाता है, और रतलाम के एसपी श्री राहुल लोढ़ा उसमें पाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कोई मुसलमान इन्वॉल्व ही नहीं है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो मकान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, दुकानों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया, और मुकदमा दायर करके उनको गिरफ्तार भी किया कुछ लोगों को। उसकी डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है। लेकिन सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे पुलिस अफसर को इनाम देने के लिए, तारीफ करने के लिए के बजाय उसको रात को 12 बजे उनका स्थानांतरण कर दिया गया और दूसरे पुलिस अफसर को वहां तैनात कर दिया गया। अब जिस अधिकारी ने नियम कानून और गाइडलाइंस का पालन किया, उससे प्रताड़ित कर दिया गया। ये बात है रतलाम के दंगों की। रतलाम में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन का मतलब जो जुलूस चल रहा था, उस पर पथराव हुआ और उसके बाद रिएक्शन हुई।
उसके बाद वहां का फिर दुकानें लूट ली गई, बहुत सारी चीजें हुई। जैसा कि होता है, दंगों के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और वहां के जो एसपी है, राहुल लोढ़ा, उन्होंने सीसीटीवी में ये पाया गया कि कोई पथराव मस्जिद से तो हुआ ही नहीं था। दरअसल मस्जिद के पास वाला रूट भी तय नहीं हुआ था, लेकिन गणेश का जुलूस जुलूस निकालने वाले जो लोग थे, उन्होंने तयशुदा रूट से, तयशुदा जो रास्ता था उसको छोड़कर जानबूझकर मस्जिद के पास से अपना जुलूस निकाला। जैसा कि होता है, मस्जिद के वहां वो हंगामा किया। उसके बाद कहा गया कि पथराव हुआ, पथराव हुआ। एसपी ने जब सीसीटीवी फुटेज फुटेज खंगाला तो उसमें यह पाया गया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कहीं से भी पथराव में शामिल नहीं था। फिर उनने उठा के जो पथराव करने वाले लोग थे उनके ऊपर केस दायर किया। यकीनन वो मुस्लिम नहीं थे। एसपी की इस तथाकथित नापाक हरकत को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात को 12 बजे आनन फानन में एसपी का ट्रांसफर किया, नए एसपी का वहां अपॉइंटमेंट किया। दंगे कोई भी हो, जान माल की जो नुकसान होता है, उस नुकसान चाहे किसी भी धर्म के लोगों का हो, नुकसान तो नुकसान होता है और इसकी भरपाई कौन करेगा? एसपी राहुल लोढ़ा ने क्या गलत किया था कि दंगों के बाद जो अक्सर कहा जाता है कि प्रशासन चुस्त नहीं होता, प्रशासन गड़बड़ करता है, प्रशासन में कमी होती है और प्रशासन के ऊपर काज गिरती है, लेकिन एसपी को पता था कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा रास्ता रूट तय किया था जुलूस के लिए जहां कोई धार्मिक स्थल ना आए किसी और धर्म का। लेकिन जब आपने तय ही कर लिया है कि आपको दंगे करने हैं, तो आपने वो रूट डाइवर्ट किया, खुद ही मन से नया रूट बनाया, सरकार के आदेश की अवहेलना की, मस्जिद के पास जाके दंगे किए, पथराव का हो हल्ला किया और फिर जो करना था वो किया। और यदि एसपी आप पे एक्शन लेते हैं तो उसका रातों रात ट्रांसफर होता है। ये एक अकेला बिरला केस नहीं मध्य प्रदेश में। एक और केस है जहां शाजापुर जिले के मक्सी में बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी नेता समीर ने अनीस और उनके परिवार पे दबाव बनाया, जिसके बाद उनकी झड़प हो गई। इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाने अनीस अपने साथियों के साथ मक्सी के थाना इंचार्ज, जिसे टीआई कहते हैं, भीम सिंह से मिला, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि अनीस को ही जेल भेज दिया। उसके बाद यही लोग एसपी यशपाल सिंह राजपूत से मिलने गए, लेकिन वो नहीं मिले। एसपी साहब ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले में शाजापुर की जिले की पुलिस की भूमिका संदिग्ध हुई। जो ये दो केसेस मैंने आपको बताए, एक जो पुलिस अधिकारी एसपी अपनी ड्यूटी निभाता है, एक पुलिस अधिकारी दंगे होने न देने का प्रयास करता है, फिर भी दंगे हो जाते हैं तो दोषियों को सजा देने का प्रयास प्रयास करता है इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन दोषी यदि एक समाज के हैं तो
मुख्यमंत्री रातों रात उसका ट्रांसफर करते हैं। दूसरी जगह पे ये जो भाजपा का सदस्य बनाओ अभियान चला, ये तो हमने कई बार कहा और कई बार देखा कि 2014 के बाद कई स्थापित सरकारें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के गन पॉइंट पे गिराई गई और भाजपा ने अपनी सरकारें बनाई। महाराष्ट्र के छगन भुजबल जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ओबीसी के बड़े ताकतवर नेता हैं, उन्होंने स्वयं एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार को छोड़ के भाजपा का साथ इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से मुक्ति चाहिए थी। तो सरकारें गिराना, सरकारें बनाना, ये तो गन पॉइंट पे हमने देख लिया था। लेकिन गन पॉइंट पे यानी इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि वर्चुअली बंदूकी लगा के किया, लेकिन भाजपा की सदस्यता लेने के लिए भी जबरदस्ती करने का मामला यदि कोई आता है और कोई भाजपा का सदस्य नहीं बनना चाहता तो उसके परिवार पे आबन पड़ती है। और जब वो सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गुहार लगाता है तो जिससे वो प्रताड़ित होता है वो तो बाहर घूम रहा है, जिसको जेल में होना चाहिए था, और जिसको बाहर रहकर न्याय की अपेक्षा करनी चाहिए थी वो जेल में है। परिवार बड़े अधिकारी के पास जाता है तो वो भी नहीं सुनता। आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार जबरिया किसी मुस्लिम व्यक्ति को जेल भेजने के लिए और उसके परिवार को ना सुनने के लिए उन अधिकारियों का रिकमेंड बड़े अवार्ड के लिए केंद्र सरकार को कर सकती है। ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि देश में दंगे होते कैसे, दंगे करवाए कैसे जाते। उत्तर प्रदेश में दुर्गा उत्सव के समय जो दंगे हुए, उसका स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने जब दुनिया के सामने लाया तो लोगों की आंखें खुली रही। कैसे 2 घंटे के लिए पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी और दंगाइयों को पूरी छूट थी, जो चाहे वो करो। उसके बाद पुलिस के जिस जुलूस के साथ पुलिस चल रही थी, पुलिस के सामने जुलूस को कुछ लोग कार को आग लगा देते हैं। पहले कार तोड़ने का प्रयास करते हैं, जब कार टूटती नहीं ठीक से तो फिर उसमें आग लगा दी जाती है और पुलिस एक दर्शक बन के देखते रहती है। ये तमाम दंगे जो है ये करवाए जाते हैं या किए जाते हैं, इस दंगों का किसको फायदा होता है? क्योंकि ऐसे दंगों के बाद ही ठीकरा मुस्लिम समाज पे फूटता है कि मुस्लिम समाज दंगे करवाता है और फिर सारे हिंदुओं को एक होने की बात कहते हैं कि आप एक होइए क्योंकि आप कटोगे तो बटोगे। कुल मिलाकर ये जो वक्तव्य है दिग्विजय जी का और जो उन्होंने चीजें बताई है वो तो यही कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि चुनाव आ गए हैं कि दंगे हो जाएंगे। यूपी में यह प्रयास इसलिए हुआ कि 20 तारीख को उपचुनाव का मतदान है, 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और वो उपचुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करारी हार के बाद वहां जीत का इंतजार कर रहे भाजपा को यह उपचुनाव शायद एक ऑक्सीजन देने का काम करेगी। तो उपचुनाव जीतने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। कुल और महाराष्ट्र, खास बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, लेकिन बंगाल में भी हमने देखा लगातार दंगों की बात होती है, हिंदुत्व का उत्पीड़न की बात होती है, वीडियो रिलीज होते हैं,
उसमें से कई चीजें फेक भी पाई जाती हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ये किरकिरी बनी हुई है भाजपा के लिए। इन किन प्रकारे बंगाल में सत्ता में आना है। बंगाल में हिंदू मुसलमान करने से फायदा ममता को नहीं, भाजपा को होता है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय जी ने बताया वो एक भयावह सत्य है, और यही सत्य उस नारे को बुलंदी देता है जिसको संघ भी एंडोर्स कर चुका है। इस नारे के जनक जो है वो योगी आदित्यनाथ है, और इसीलिए वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यही बात संघ भी कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बटेंगे तो कटेंगे। और फिर प्रधानमंत्री इसको रेखांकित करते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 10 साल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार यदि एक इसलिए रहो कि तो आपकी सेफ रहो, ये जब बात कहते हैं तो आप मान लीजिएगा कि सेफ नहीं है। आजादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब ये नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पिछले 10 साल से हिंदुत्व की ध्वजवाहक सरकार यदि केंद्र में है, और राज्य में भी कई सालों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बोलने वाले अपने आप पे उंगली उठवाते हैं एक, क्योंकि आम आदमी तो इसको यही सोचेगा कि हम इस डबल इंजन की सरकार में सेफ नहीं। आज डायरेक्ट हिट को इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।